ऐसा सर मार दूंगा मेरे को पैसे नहीं दिए तो। ऐसा आराम से कि सर आपका ड्यू है, हो सकता है भूल गए होंगे, तो कृपया करके आप हमारे पैसे वापस कर दीजिए। आप अपने यहाँ एक रिकवरी एजेंट रखोगे, कलेक्शन एजेंट रखोगे, सीआरएम वाले रखोगे, क्यों फोन करके अरे सर वो जरा पैसे वापस दे दीजिए, सर वो चेक नहीं आया, सर मालिक जी वो चले गए लंदन घूमने चले गए हैं, ठीक है, अब पता भी नहीं लंदन से तो लोग वापस भी नहीं आते, ज्यादातर सिर्फ पॉडकास्ट खेलते रहते हैं। आपके पैसे टाइम पे नहीं आए तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी बढ़ जाता है। अगर आप रिकवरी का केस करने जाओगे तो आपको पैसे बहुत आराम से नहीं मिलते, क्योंकि भारत में जो न्याय है ना वो टाइम पे नहीं मिलता। और उसके लिए बनाया गया था एमएसएमई समाधान, और ये एमएसएमई समाधान भी किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं कर पाया। उसमें आज भी सिर्फ 10% का रेट है। मैं बता रहा हूं रिसीवेबल्स के चक्कर में मैंने बिजनेसेस को मरते हुए देखा, इसलिए मैं कहूंगा कि इस प्रोसेस को फॉलो करना चालू कर दीजिए। एक परचूरन दुकान पे मैंने एक बड़ा अच्छा बोर्ड देखा, आज नगद कल उधार। इस 4 वर्ड में ना बहुत गहरी शिक्षा है बिजनेस की। देखिए अधिकांश बिजनेसेस इसलिए नहीं फेल होते क्योंकि उनमें प्रॉफिट नहीं होता, अधिकांश बिजनेसेस इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनमें कैश फ्लो नहीं होता। और कैश फ्लो का पहला नियम है कि जो माल बेचा है उसके पैसे टाइम पे आने चाहिए। आइडियली बहुत अच्छे बिजनेसेस वो होते हैं जो कैश में बिजनेस करते हैं, यानी कि भैया पहले पैसा दे दो फिर माल ले लो, या माल निकलते ही पैसा दे दो। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपने खाना खाया, इमीडिएटली बिल भर दिया। कई रेस्टोरेंट में पहले आप पर्ची भर ले लेते हैं, पैसा दे देते हैं, उसके बाद खाना मिलता है। और कई जगहों पे तो कैश फ्लो एडवांस में आ जाता है, जैसे जिम की मेंबरशिप 12 महीने का पैसा पहले दिन लेके बैठ जाते हैं। और कई बिजनेसेस है जहां पैसा धीरे धीरे आता है, उधार पे आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई प्रोडक्ट बिजनेस में है और अपने प्रोडक्ट को आप किसी रिटेलर के यहां रख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के यहां रख रहे हैं, तो हो सकता है आपको टाइम लगे पैसा आने को। तो मार्केट में अलग अलग तरीके बिजनेस है, कहीं कैश फ्लो पहले आ जाता है, कहीं कैश फ्लो इमीडिएटली आता है और कहीं कैश फ्लो बाद में आता है। पर ज्यादातर बिजनेसेस को प्रॉब्लम वहां होती है जहां कैश फ्लो बाद में आता है। इन दोनों को तो क्या प्रॉब्लम है, पहले पैसा आ गया। अच्छा मजेदार बात यह है कि कस्टमर के पैसे पे ही ये लोग जो है अपने बिजनेस को खड़ा कर लेते हैं, ग्रो कर लेते हैं। इनको ना निवेशक के पैसे की जरूरत पड़ती है, ना उधार के पैसे की जरूरत पड़ती है। उधार के पैसे की कब जरूरत पड़ती है, जब आपने माल तो दे दिया पर पैसे नहीं ला पा रहे आप। तो माल देके पैसा लाना एक बिजनेस की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है। अगर आप अग्री करते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिख देना, और अगर आप भी इसके पीड़ित है तो मी भी जरूर लिख देना। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो होता क्या है। ये वर्किंग कैपिटल का एक पार्ट है। पिछली वीडियो में हमने इन्वेंट्री को कवर किया था, एफएसएन एनालिसिस के बारे में बात की थी, बहुत लोगों ने पसंद किया उस वीडियो को, तो मैंने सोचा इसको डीप डाइव करते रहेंगे और अच्छी सीरीज लेके आएंगे आपके लिए। तो आज रिसीवेबल टर्नओवर को समझेंगे, फिर रिसीवेबल डेज को समझेंगे, थर्ड हम रिसीवेबल ट्रैकिंग कैसे करनी चाहिए उसको समझेंगे। बहुत सारे लोगों को यह पता ही नहीं होता कि उनका पैसा आना कब है। चौथा रिसीवेबल्स पॉलिसी के बारे में समझेंगे कि रिसीवेबल्स की पॉलिसी क्या होनी चाहिए। और फाइनली कुछ इंडस्ट्री कंपैरिजन करेंगे, बड़े अच्छे फिगर्स दिखाऊंगा, लाइव डेटा दूंगा, एकदम लाइव और रॉ आपके साथ चल रहा हूं, बिजनेस की समझ दे रहा हूं बिजनेस बाय संजय पे। तो इसलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी दबा देना ताकि ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका बिजनेस फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच और फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट। लेके आए एक गजब वीडियो जिसपे हम बात करेंगे वर्किंग कैपिटल में रिसीवेबल्स के इंपॉर्टेंस पे। तो सबसे पहले बात करते हैं रिसीवेबल्स टर्नओवर क्या होता है, आइए समझते हैं। देखिए समझिए आपने पूरे साल में 1 करोड़ रुपए की सेल्स करी, ठीक है। इस 1 करोड़ की सेल्स में आपकी 50 लाख की सेल्स जो थी, ठीक है, आपकी 50 लाख की सेल्स जो थी वो तो हुई है कैश में, यानी कि इमीडिएटली आपको पैसे मिल गए। पर 50 लाख की आपकी जो सेल हुई है वो आपकी हुई है उधारी पे, यानी ये रिसीवेबल है, ठीक है। अब साल जब खत्म हुआ तो करीबन अभी भी आपका 20 रुपए का मार्केट में उधारी था, और साल जब खत्म हुआ तो आपका 20 लाख रुपए का मार्केट में अभी भी उधारी था। तो 50 लाख यहां हो गया, 50 लाख यहां हो गया। अब ये 50 लाख में से 20 लाख आना बाकी है। तो जो रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो है वो ये कहता है कि पूरे साल में जो आपने माल उधारी पे बेचा है, विच इज 50 lakhs, उसको आप डिवाइड कर दीजिए कि साल के अंत में अभी तक आपको कितनी वसूली करनी बाकी है। तो उसको डिवाइड करेंगे हम 20 लाख से, तो आंसर आता है 2.5 टाइम्स, ठीक है। 2.5 टाइम्स का आंसर आता है। इसको हम कहते हैं रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। इसको हम कहते हैं रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, यानी कि हम अपने रिसीवेबल्स को साल में 2.5 बार घुमा पा रहे हैं। क्या ये अच्छी बात है कि नहीं है,
इसे समझने के लिए हमारे को एक छोटा सा एफर्ट और मारना पड़ेगा, वो है रिसीवेबल के डेज कितने हैं। ठीक है, तो डेज यहां पे लिख देते हैं हम। तो साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। हम 365 को डिवाइड करेंगे 2.5 से, तो ये आंसर आएगा करीबन 140। अब यहां से आपको जवाब मिलता है, यहां से आपको जवाब मिलता है कि आप जो है अपनी कलेक्शन 140 दिन में कर पा रहे हैं। अब ये अच्छा है या बुरा है, ये आपको डिसाइड करना है। कुछ इंडस्ट्रीज में ये अच्छा भी होता है, अगर आप गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, बड़े ठेकेदारों के साथ काम कर रहे हैं, तो कभी कभी और भी लंबा समय लग जाता है। पर आइडियली 140 दिन बहुत बड़ा टाइम है, यानी कि आप काम करने के करीबन 4 से 5 महीने तक अपने पैसे नहीं निकाल पा रहे हो। अब पैसे ना निकालने के नुकसान क्या है वो समझते हैं। देखिए क्या हुआ कि आपके पास जो प्रोडक्ट था, ठीक है, वो प्रोडक्ट सेल होके कस्टमर के पास चला गया। ठीक है, समझिए वो प्रोडक्ट था 100 रुपए का और उसमें आपका प्रॉफिट था 20 रुपीज का। ठीक है जी, आपको 20 रुपीज उस 100 रुपए के प्रोडक्ट में प्रॉफिट मिलने वाला था। यानी कि आपकी लागत कितनी लगी इस प्रोडक्ट पे? आपकी लागत लगी 80 रुपए। इस लागत को लगाने के लिए कस्टमर ने तो आपको पैसे दिए नहीं अभी तक, तो आपने क्या किया होगा? आपने बैंक लोन लिया होगा। ठीक है जी, अब बैंक लोन जब आपने लिया तो आपको हर महीने ब्याज चुकाना है। औसतन भारत में वर्किंग कैपिटल लोन्स जो हैं वो 9% से लेके, अगर आपके पास आपका सिबिल अच्छा नहीं है तो 16% तक हो सकते हैं साल के। तो 9 से 16% तक के बैंक लोन पे आपने ये 80 रुपए लिया हुआ है। क्यों लिया था? ताकि वो 20 रुपए आपको मिलेंगे तो आप इसका ब्याज चुका दोगे। अब 1 महीना चला गया, भाई ब्याज देखो, ब्याज तो ऐसी चीज है जो ना संडे को छुट्टी लेता है, ना ईद पे, ना दिवाली पे, ना होली पे, ना रिपब्लिक डे पे, ना इंडिपेंडेंस डे पे, कोई भी दिन पे उसको छुट्टी नहीं मिलती। आप छुट्टी ले सकते हो, आप रात को 8 बजे के बाद नहीं काम करोगे, पर ब्याज जरूर काम करेगा, तो ब्याज तो लगता ही रहेगा आपको। ठीक है, तो लोन पे ब्याज आपने पहले महीने दे दिया, आप वेट कर रहे हो, ठीक है मेरा पैसा आना है, अभी तक पैसा ही नहीं आया। अब दूसरा महीना निकल गया, अभी भी पैसा नहीं आया, तीसरा महीना निकल गया, अभी भी पैसा नहीं आया, पर आपको इन तीनों महीने का ब्याज तो देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आपको नया माल भी बनाना है, तो क्योंकि आपको नया माल बनाना है तो आपको फिर से लोन लेना पड़ेगा, उसका भी ब्याज देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर इस आदमी ने आपको पैसे नहीं दिए फाइनली, तो आपका मुनाफा तो 20 रुपए का था, उस 20 रुपए में से आप ब्याज भी दे रहे हो और आपके 100 रुपए का नुकसान हो गया। यानी कि इसके नुकसान को कवर करने के लिए आपको 5 प्रोडक्ट एक्स्ट्रा बेचने पड़ेंगे, तब जाके आप इसका नुकसान कवर कर पाओगे। ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जब माल उधार पे देते हो। एक और चीज होती है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। आप अपने यहाँ एक रिकवरी एजेंट रखोगे, कलेक्शन एजेंट रखोगे, सीआरएम वाले रखोगे, क्यों? फोन करके, अरे सर वो जरा पैसे वापस दे दीजिए, सर वो चेक नहीं आया सर, अरे वो अभी जो है मालिक जी वो चले गए, लंदन घूमने चले गए हैं। ठीक है, अब पता भी नहीं, लंदन से तो लोग वापस भी नहीं आते ज्यादातर, सिर्फ पॉडकास्ट खेलते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो भाई साहब आ तो गए, अब नहाने चले गए, अभी 2 दिन से नहाए जा रहे हैं। ठीक है, या फिर वो बोले बाबूजी अभी तो ऑफिस में ही नहीं आए हमारे, बाबूजी फोन बंद करके बैठे हैं, बाबूजी कीर्तन करने चले गए। तो भाई हमें नहीं पता ना बाबूजी कहां चले गए, आपके पैसे टाइम पे नहीं आए, तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी बढ़ जाता है। ये सारी चीजें जो हैं हमारे छोटे व्यापारियों को बहुत ज्यादा तंग करती हैं। और एक बात जो मैं बड़े शर्म से कहूंगा कि बहुत ही शर्म आती है मुझे ये बात कहते हुए, कि इसका निवारण हमारे देश में लीगल सिस्टम में बहुत अच्छा नहीं है। अगर आप रिकवरी का केस करने जाओगे तो आपको पैसे बहुत आराम से नहीं मिलते। आप माल उधार पे देने के बाद आप भिखारी बन जाते हो, आप सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हो कि मैंने माल भी दे दिया भाई साहब, और अब मेरे को आपसे भीख में मेरे पैसे चाहिए जो मेरे हक के थे, जो आपको टाइम पे देने थे। पर नहीं जी, मैं भीख मांगना पड़ेगा मुझे उसके लिए। ठीक है, क्योंकि भारत में जो न्याय है ना वो टाइम पे नहीं मिलता, और उसके लिए बनाया गया था MSME समाधान। और ये MSME समाधान भी किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं कर पाया। उसमें आज भी सिर्फ 10% का रेट है, और जिन जिनको उनके पैसे मिले उनको 3-3 साल बाद मिले। तो यानी अगर आप में दम है ना तभी आप पैसे निकाल पाओगे। पर एक और तरीका है जिससे बिजनेसेस अपने पैसे टाइम पे निकाल सकते हैं, और उसी तरीके को आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, एक चीज जिसको आप ट्रैक नहीं कर सकते ना, उसको आप कभी इंप्रूव नहीं कर सकते। व्हाट यू कांट मेजर यू कांट इंप्रूव। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपने रिसीवेबल्स को ट्रैक करना आना चाहिए। और वो कैसे करना आना चाहिए, उसके लिए मैं बड़ा सरल तरीका आपको बता रहा हूं। आप अपने अकाउंटेंट को बोलेंगे ये रिपोर्ट आपको वो हफ्ते में एक बार दे दे। अगर आप ये रिपोर्ट हफ्ते में एक बार टाइम पे पढ़ लोगे, आपके आधे से ज्यादा पैसा राइट टाइम पे कलेक्ट होने लग जाएगा। मोस्ट ऑफ द पैसा, 80% पैसा इसलिए कलेक्ट नहीं हो पाता क्योंकि लोगों को याद ही नहीं रहता कि उन्होंने बिल कब रेज किया था, किसको रेज किया था और कितना उसका ड्यू बचा है।
ये याद ही नहीं होता और याद हो भी नहीं सकता, क्योंकि आप व्यापार कर रहे हो भाई, आपका काम व्यापार करना है। पर अगर इसको हम एक सिस्टम में बना दें और बेसिक सिस्टम बना दें तो बहुत ईजी है। बहुत सारे सीआरएम टूल्स हैं, ये कोई सीआरएम टूल के एडवर्टाइजमेंट की वीडियो नहीं है, ठीक है। कोई भी सीआरएम टूल चुन लीजिए, आप अपना जाके इंटरनेट पे गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। नहीं तो एक टैली अगर आप यूज करते हैं, जो सारे छोटे व्यापारी यूज करते हैं, अगर वो भी यूज करते हैं तो उसमें से भी आप एक्सेल शीट के माध्यम से खींच सकते हो। मैं आपको बताता हूं आपको रिपोर्ट कैसे बनानी है। समझिए आपने कोई माल बेचा और वो बेचा 10 लाख रुपए का। जब आपने माल बेचा, आपने सामने वाले को कहा भाई साहब सुनो, मुझे आपसे पैसे 30 दिन बाद चाहिए, ठीक है, मुझे आपसे पैसे 30 दिन बाद चाहिए। यानी कि आपने पहले तो 30 डेज उसको दिया है, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस, वो आपका नेगोशिएशन था, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अब आप एक रिपोर्ट बनाइए, ठीक है, अब आप एक रिपोर्ट बनाइए, सिंपल सी रिपोर्ट बनाइए। वो रिपोर्ट है लेस देन 7 डेज, 7 to 15 डेज, 15 to 30 डेज, 30 to 60 डेज और 60 डेज प्लस, ठीक है, बड़ा सिंपल है। समझिए आपने संजय को माल दिया था, ठीक है, और अभी उसका ड्यू आया ही नहीं है, तो उसका नाम इस लिस्ट में नहीं आएगा, अभी कहीं भी नहीं आएगा। पर संजय का ड्यू आ गया और उसके ऊपर अब 3 दिन जा चुके हैं, तो उसका जो 10 लाख रुपए का अमाउंट है वो यहां आ जाएगा। यहां पे एक और व्यक्ति है अजय, उन्होंने भी 10 लाख का आपसे माल खरीदा था, और ये जो माल खरीदा था उन्होंने, वो अब ड्यू डेट के बाद 12 दिन हो चुके हैं, पर अभी तक उन्होंने आपको पैसा नहीं दिया, तो उनका नाम यहां आ जाएगा, ठीक है। फिर एक और है व्यक्ति विजय, विजय ने भी आपसे माल खरीदा था, 10 लाख रुपए का खरीदा था, और अब उनको 3 हफ्ते हो गए, 21 दिन हो चुके हैं, अभी तक उन्होंने आपको पैसे वापस नहीं दिए, तो उनका नंबर यहां आ जाएगा। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि इनमें से सबसे बड़ा डिफॉल्टर इस टाइम पे कौन चल रहा है। अब ये जो है ये छोटा डिफॉल्टर है, तो इसके लिए हमें एक प्रोसेस बनाना है, मैं अभी आगे चलूंगा उसके बारे में। ये मीडियम साइज का है, ये थोड़ा बड़े साइज का है, और ये दोनों तो डार्क रेड कलर के हैं, ये आपके लिए ब्लू कलर के हैं, और ये आपके लिए ग्रीन कलर का। यानी कि यहां आपको ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना है। ये तो क्या होता है, कभी कभी एक्चुअल मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है, रिकंसिलिएशन नहीं होती, बाय चांस कोई संडे आ गया, सैटरडे आ गया, उस कारण से भी 7 दिन का आपको टाइम देना चाहिए ड्यू डेट के। आइडियली तो ड्यू डेट से पहले ले लेना चाहिए, पर ये छोटा लीवे रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए देना चाहिए। पर यहां जो है ना दोस्त, यहां आपको स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए। आपको इन लेवल्स पे, हर लेवल पे एक एक चिट्ठी भेजनी चाहिए। जैसे ही एक व्यक्ति 7 दिन डीले के अंदर आ जाए, यानी कि उसने डीले चालू कर दिया, उसको एक सिंगल रिमाइंडर जाना चाहिए, रिमाइंडर 1। इसकी भाषा जो है बड़ी पोलाइट होनी चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा सर मार दूंगा मेरे को पैसे नहीं दिए, तो ऐसा नहीं, आराम से कि सर आपका ड्यू है, हो सकता है भूल गए होंगे, तो कृपया करके आप हमारे पैसे वापस कर दीजिए, ये बिल नंबर है, ये बिल का अमाउंट है, और ये हमारा अकाउंट नंबर है, फटाफट ट्रांसफर मार दीजिए, ठीक है जी, ओके। अब चिट्ठी लिखनी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे एआई टूल्स हैं, आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहां जो है आपका जाएगा रिमाइंडर नंबर 2, और यहां पे जो है आपकी आवाज थोड़ी सी ऊंची हो जाएगी। सर हमने आपको रिमाइंड कराया था, पर आपने अभी तक अपना पैसा दिया नहीं है, हमारे लिए परेशानी हो रही है, हमारे बिजनेस के कैश फ्लोज प्रॉब्लम में आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप कृपया करके हमारे पैसे टाइमली बेसिस पे वापस कर दीजिए, नहीं तो आप पे पीनल इंटरेस्ट लग सकता है एज पर आवर टर्म्स एंड कंडीशंस। तो रिक्वेस्टिंग कि आप हमारे पैसे जो है वापस कर दीजिए। एक अच्छी सी चिट्ठी, थोड़ी स्ट्रॉन्ग, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, अभी भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग बना के भेज दीजिए। चिट्ठीबाजी ही आपके पैसे कोर्ट में आपको वापस करवाएगी, अगर आप कल को कोर्ट गए तो। यहां भाई साहब आप लाल कलर का रिमाइंडर भेजिए, यहां आप लाल कलर का रिमाइंडर भेजिए, बड़ा बड़ा ऊपर लिखिए रिमाइंडर 3 और रेड में लिखिए, और वहां पे स्ट्रॉन्ग लिखिए कि ये मैं आखिरी बार हम लोग लिख रहे हैं, आपने हमारे पैसे वापस नहीं किए हैं, हम आप पे पेनल्टी लगा रहे हैं, और आप हमारे को पैसा हमारा वापस कर दीजिए, नहीं तो हमारे को लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। धमकी देनी है, इस बार प्रॉपर धमकी देनी है। धमकी देने के बाद उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना है, और इस चिट्ठी को आपको ईमेल के अलावा व्हाट्सएप के साथ और रजिस्टर्ड पोस्ट के साथ भी भेज देना है। अब इसके बाद भी ससुरा नहीं सुधरा तो क्या करना है, तो यहां पे आपको एक्चुअली एक लीगल लेटर इशू करना है, और इस लीगल लेटर में उस पे ब्याज भी ठोकना है। जो आपके परचेज अग्रीमेंट में जो होगा ना, वो उसके हिसाब से ब्याज जो है वो ठोकना है आपको, ब्याज लिखना है कि भाई इतना ब्याज होता है, और ये लीगल लेटर चालू कर देना। और यहां तक आते आते फिर से लीगल एक्शन जो है पूरी तरह चालू कर देना, यानी कि कोर्ट में ले जाना, अगर वो 60 डेज से ऊपर चला गया। अब अगर आपने जो भी सीमा पहले दी है वो तो उसको आपको मिलेगी, अगर आपने संजय को 30 दिन दिए थे वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे,
ये उसके बाद की कहानी है। अगर आपने किसी को 90 दिन का टाइम दिया था ऑफिशियली, तो ये उसके बाद की कहानी है, उसके पहले की कहानी नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरीके से डॉक्यूमेंट कीजिए। तो गाइस बहुत सिंपल है, पहले आप इसको रिसीवेबल्स को ट्रैक कीजिए इस तरीके से। यहां आपको समझ आ जाएगा कि भाई कौन कितना डीले पे चल रहा है। ठीक है, उसके बाद उनको इस तरीके से चिट्ठी भेजना चालू कीजिए। याद रखिए, बहुत सारे लोग व्यापारी मेरे पास आते बोलते हैं सर मेरे रिश्ते खराब हो जाएंगे। रिश्ते निभाना ना सिर्फ आपका काम नहीं है, उनका भी काम है। रिश्ते में दो लोग होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अगर उनको फोर्स करेंगे पैसा देने के लिए तो खराब हो जाएगा। सेकंड, रिश्ते खराब तब नहीं होंगे जब चीजें सिस्टम से चलेंगी। अगर सिस्टम बात करेगा तो भाई रिश्ते कभी खराब नहीं होंगे। अगर आज रिलायंस का कोई 50 साल 60 साल पुराना भी अगर कोई वेंडर है और उसको भी लीगल चिट्ठी जाती है, तो वो सीधा मुकेश अंबानी को फोन नहीं कर सकता, देखो मैं तो आपके फादर के टाइम से आपके साथ बात कर रहा हूं। वो बोलेंगे भाई मेरे तो लाखों वेंडर्स हैं, आपके साथ जो टर्म्स एंड कंडीशंस नक्की हुई है उसके हिसाब से काम करो, नहीं करोगे तो चिट्ठी आएगी। देखिए, आपके ऊपर बहुत सारे लोगों का दारोमदार है। आपके एम्प्लॉइज की सैलरी जानी है, टाइमली बेसिस पे आपका ब्याज जाना है, आपको बैंक को उधार वापस करना है, सरकार को टीडीएस देना है, टैक्स देना है। अच्छा, बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ पे एक और होती है कि लोग बिल रेस कर देते हैं, जीएसटी उनको आज ही जमा करना पड़ता है, रिसीवेबल होता नहीं है, पैसा आता नहीं है टाइम पे। मैं बता रहा हूँ, रिसीवेबल्स के चक्कर में मैंने बिजनेसेस को मरते हुए देखा है। इसलिए मैं कहूंगा कि इस प्रोसेस को फॉलो करना चालू कर दीजिए। इससे आपकी प्रॉब्लम मिनिमम 70 to 80% सॉल्व हो जानी चाहिए। उसके बाद ऑटोमेटिकली फिर थोड़े से और टूल्स यूज करिए, टेक्निक्स यूज करिए, और पॉलिसी को बिल्ड कीजिए, और आगे देखिए कि कैसे आप अच्छा कर सकते हैं अपनी पॉलिसीज को। तो ये आपको फॉलो करना है। अब मैं आपको दिखाता हूं, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कुछ कंपनीज का, तो आज मैं आपको दिखाता हूं कुछ कंपनीज का कितना रिसीवेबल टाइम है। तो यहां पे हम सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल एक मजेदार चीज देखते हैं, हम यूनिलीवर देखते हैं पहले। ठीक है, हमने लास्ट टाइम भी यूनिलीवर देखा था, तो यूनिलीवर ये रहा हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है, हम हिंदुस्तान यूनिलीवर पे गए, पूरा उसका चार्ट वार्ट देखें। अभी ये सब देखने की जरूरत नहीं है हमारे को, हमारा मेन काम है ये देखना कि उसका रिसीवेबल मैनेजमेंट कैसा है। आप देखिए, वो जो है डेटर डेज, इसको हम डेटर डेज कहते हैं। डेटर मतलब जिसको उधार दिया आपने, ये 22 दिन में अपना पैसा कलेक्ट कर लेता है। यूनिलीवर जो है माल पटकता है और उसके 22 दिन में पैसा इकट्ठा कर लेता है। ठीक है, और वो अपने सप्लायर को 152 दिन बाद पैसे वापस करता है। तो वो सामने से तो 22 दिन में पैसा ले लेता है और अपने सप्लायर को 152 दिन बाद पैसे वापस करता है। मतलब बाकी बचे हुए टाइम पे वो सप्लायर के पैसे पे बिजनेस चला रहा है। ये होता है समझदार बिजनेस, इसे हम कहते हैं नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल। अब आते हैं यहीं पे, देखते हैं होनासा को, देखते हैं मामाअर्थ। ठीक है, होनासा को देखते हैं। तो अगर आप होनासा में देखेंगे तो होनासा भी अच्छे से मैनेज कर रहा है। 22 दिन के अंदर वो अपने पैसे निपटा लेता है। क्यों निपटाता है, उसका रीजन है। देखिए, मेजर सेल्स जो होनासा की है, मामाअर्थ की है, वो ऑनलाइन है और ऑनलाइन में पहले पैसा आ जाता है, और बहुत कम सेल्स उनकी अभी भी डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म से। पर यूनिलीवर की ज्यादा सेल्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म से, उसके बावजूद वो 22 दिन के अंदर पैसा ले लेते हैं, यानी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से 22 दिन के अंदर पैसा निकाल लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा गैप है। चलिए अब लार्सन एंड टूब्रो को देखते हैं एक बार। ठीक है, ये मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं। ऑब्वियसली आप कौन सी इंडस्ट्री में, आपको अपनी इंडस्ट्री वाले के साथ कंपेयर करना है। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भी कंपेयर कर लो तो आपको दुख हो सकता है, ठीक है, या ज्यादा खुशी हो सकती है। अब देखिए, लार्सन एंड टूब्रो के केस में डेटर डेज 77 है, यानी क्योंकि ये गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं तो इनको गवर्नमेंट से पैसा निकालने में टाइम लग जाता है। तो जो काम यूनिलीवर 22 दिन में करता है, ये 77 डेज लगाते हैं सेम काम करने के लिए। यानी अपने कस्टमर से पैसा निकालने को इनको 77 डेज लगते हैं, पर ये पीछे सप्लायर को भी 208 दिन बाद पैसा वापस करते हैं। तो ये भी नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल में बिजनेस चला रहे हैं। तो जितने जबरदस्त बिजनेसेस बनते हैं ना, वो तभी सक्सेसफुल होते हैं जब वो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल में आते हैं। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल का मतलब यह है कि कस्टमर से पैसा पहले आ जाए और सप्लायर को पैसा बाद में जाए। जब ये होने लग जाता है ना, तो जादू हो जाता है, जादू बिजनेस में। ना आपको बैंक के पैसे की जरूरत पड़ती है, ना आपको किसी शेयर होल्डर के पैसे की जरूरत पड़ती है। आप अपने ही पैसों से अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सकते हो, 10x, 100x, 200x, 500x कर सकते हो। तो आई होप आज आपको समझ आ गया हो कि आपको कलेक्शन कैसे करनी है, आपको रिसीवेबल्स को मैनेज कैसे करना है, कैसे रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर रखना है, और उसके बाद क्या क्या पॉलिसीज फॉर्म करनी है। जो भी इंडस्ट्री में आप ऑपरेट करते हैं, आप कपड़े में हैं, फूडिंग में हैं, कौन से बिजनेस, जो भी बिजनेस में, इसी वेबसाइट पे जाके वैसी ही लिस्टेड कंपनी को अपने आप कंपेयर कर लीजिए। यहां आपको पता चल जाएगा डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज और सप्लायर डेज। अगर आपने मेरी इन्वेंट्री वाली वीडियो मिस करी है तो मैंने आई बटन पे लगा दी है, वो जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूं। और अभी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सप्लायर के साथ कैसे डील करते हैं, ताकि आपका सप्लायर खुश भी रहे, आपको टाइमली बेसिस पे माल दे, आपके साथ धोखाधड़ी ना करे, मार्केट में आपको प्रेफरेंस दे दूसरों के ऊपर, और फिर भी आप उससे अच्छे से उधार ले सकें। अगर आप ये चाहते हैं जानना तो नीचे कमेंट सेक्शन में सप्लायर लिख दीजिएगा, मैं आपके लिए एक वीडियो ले आऊंगा।
ये चैनल मैं डेडिकेट कर रहा हूं हमारे छोटे व्यापारियों को, मध्यवर्गीय व्यापारी को, जिनकी लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी चलती रहती है। मैं अपनी नॉलेज के माध्यम से आपकी ये परेशानी थोड़ी बहुत जितनी भी सॉल्व कर सकता हूं करूंगा। और अगर आपके कुछ दोस्त भी हैं जिनकी ये परेशानी है तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा अगर पसंद आई हो तो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा देना ताकि ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो। और किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।